हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा मानव विकास विषय में टॉपिक है विकास के नियम एवं सिद्धांत। पिछले भी टॉपिक में हमने चर्चा किया था विकास प्रतिमानों के आधार। उसमें हमने देखा कि विकास को कौन कौन से प्रतिमान प्रभावित करते हैं और वो किन किन तत्वों पर आधारित होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है विकास के नियम एवं सिद्धांत। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विकास क्या होता है। विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक किसी निश्चित समय की ओर होने वाले उन निरंतर परिवर्तनों से है जो व्यवस्थित तथा समानगत रूप से होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी विकास अचानक से बाल्यावस्था आई तब से वृद्धावस्था आ जाए या प्रौढ़ावस्था आ जाए। उनका एक क्रम है और उसी क्रम के अनुसार ही विकास होता है। अब है कि विकास के नियम क्या हैं। तो विकास के नियम जो है विकास अवस्थाओं के द्वारा होता है। इसमें जो है विकास अवस्थाओं के द्वारा होता है। बालकों का विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। एक अवस्था दूसरी अवस्था पर आश्रित होती है, या यूं कह सकते हैं कि जो पहली अवस्था होती है वो दूसरी अवस्था के लिए सीढ़ी का काम करती है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें, विकास जो है, पहले अगर हम बच्चा चल बैठता है, फिर चलता है, फिर खड़ा होके दौड़ता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक क्रम से दूसरे क्रम में अवस्था में अग्रसर होता रहता है। दूसरा है कि परिपक्वता व अधिगम के फलस्वरूप होता है। तो व्यक्ति का वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमता का विकास ही परिपक्वता कहलाती है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन जो है प्राकृतिक होते हैं और आयु बढ़ने के साथ साथ ये मेच्योर होते जाते हैं, और जो बच्चा है या जो मानव विकास है वो उनमें हम तत्पश्चात परिवर्तन हमें दृष्टिगत होता जाता है। प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो हमारे प्रतिमान है उनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है, जो चलना जल्दी से सीख रहा है या वो किसी चीज को कैच कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर के भी उतना ही कुशाग्र होगा और इसका जो विकास है वो भी काफी तीव्र गति से होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है विकास को कह दें कि कहीं से भी उड़ करके विकास हो गया, पहले हाथ का हो गया, फिर मुंह का होगा, फिर पेट का होगा, ऐसा नहीं है। इसका एक निश्चित सीक्वेंस है। तो निश्चित क्रम में दो तरीके से विकास होता है, एक मस्तकाधोमुखी और दूसरा निकट से दूर का क्रम। तो मस्तकाधोमुखी मतलब क्या हो गया, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो मस्तक अधोमुखी, अधो मीन्स नीचे होता है, मस्तक मीन्स हो गया सिर, तो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। सिर सबसे पहले सिर का होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो सिर उठाने की कोशिश करता है, फिर धड़ उठाता है, फिर पैरों का विकास होता है, वो बैठता है, फिर इसके बाद लास्टली वो चलना शुरू करता है। तो इसका एक निश्चित क्रम है। इसी के अलावा निकट से दूर का क्रम, निकट से दूर का क्रम क्या होता है, इसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो सेंटर पॉइंट है, इससे विकास की क्रियाएं अनुक्रियाएं पहले उत्पन्न होती है। पहले धड़ का, फिर हाथों का, फिर उंगलियों का विकास होता है। अगर हम बच्चे को गेंद दें तो सबसे पहले वो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता है, फिर लास्टली वो उंगलियों की मेच्योरिटी हमें दृष्टिगत होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। अब संतुलन सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। विकास प्रक्रिया में जो सामान्य अनुक्रियाएं पहले उत्पन्न होती हैं और विशिष्ट क्रियाओं को बच्चा बाद में सीखता है। संतुलन और असंतुलन की स्थिति विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ में संतुलन और कुछ में असंतुलन पाया जाता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक इन प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है। इससे उसका जीवन सरल और सुगम हो जाता है, चीजों के साथ समायोजन कर लेता है। तो इसके विपरीत जो बच्चों में जो विकास प्रतिमान असंतुलन की स्थिति में होते हैं, उनसे बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अगला पॉइंट है सहसंबंध। सहसंबंध से मतलब है कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में जो भी विकास से संबंधित परिवर्तन होते हैं वो आपसी रिलेशन में होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे जो बालक प्रसन्नचित्त होगा उसके संवेगात्मक अभिव्यक्ति भी समयानुकूल होगी। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा।
और उसमें जो सामाजिक और नैतिक विकास है वो भी समुचित तरीके से डेवलप होंगे। इसके विपरीत जो बच्चा संवेगात्मक अभिव्यक्ति जिसकी चिड़चिड़ी है और वो प्रसन्न नहीं रहता है, तो उनमें ये सारी निगेटिव टेंडेंसी उत्पन्न होती है। तो सारे जो विकास है इनमें आपस में कोरिलेशन होता है। अब है कि जो विकास की प्रक्रिया है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस टिल डेथ। लेकिन ये जो है भिन्न भिन्न अंगों का विकास जो है भिन्न भिन्न गति से होता है। हम कहें तो गर्भावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है। एक अंडे से लेकर के और एक 3 किलो तक के बच्चे का निर्माण होना काफी अपने आप में आश्चर्यजनक होता है। इसके बाद जो है धरती पर आने के बाद 0 से 2 साल तक सबसे तीव्र गति से होता है। फिर इसके बाद 18 साल तक होता है। 18 साल के बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। प्रतिमानों में स्थिरता, तो भिन्न भिन्न बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, फिर भी बच्चों के विकास में स्थिरता देखी जाती है। यह स्थिरता बालक के वंशानुक्रम व वातावरण के संयुक्त प्रभाव से नियंत्रित होती है। जो बच्चे एक विशेष आयु में लंबे हैं और उनकी मानसिक गति अच्छी हो, वो सभी आय के स्तर में लंबे भी होंगे और साथ ही साथ वो बुद्धिमान भी दिखाई देंगे। इसके विपरीत जो लक्षण है वो उसके विपरीत दृष्टिगत होंगे। अब अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य क्या है कि बालकों में विकास के प्रतिमानों में काफी हद तक तो समानता पाई जाती है। जैसे हमने एक जनरल टेंडेंसी देखा कि बच्चे 6 महीने के हुए तो बैठना सीखते हैं, साल भर के हुए तो चलना सीखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बालक के विकास के अपने प्रतिमानों की एक अलग सीमा होती है और वो उन्हीं प्रतिमानों के साथ उसी गति के साथ वो अपने कार्य को करता है या सीखता है। अब है विकास के सिद्धांत। इन जो बच्चों का विकास है या जो मानव का विकास है इसके लिए, इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई। तो सबसे पहले इसमें जो है फ्रायड की थ्योरी आती है। सिगमंड फ्रायड जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी डेवलप की थी। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना। मूल प्रवृत्तियों से मतलब क्या था उनका कि इरास मतलब हो गया जिजीविषा और थैंटोस मतलब हो गया मुमूर्षा। तो ये जो है ये जो जिजीविषा या इरास था, इन्होंने इसको जीने की मूल प्रवृत्ति बताया जिसका संबंध प्रेम और आत्म संरक्षण से था। मुमूर्षा या थैंटोस से बताया कि ये मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है जिसे फ्रायड ने समस्त मानवीय क्रियाशीलताओं का अंतिम कारण माना। इस अवधारणा के साथ ही फ्रायड ने एक जो है मानसिक संरचना के विषय में बताया कि जो मानसिक शक्ति होती है, उन्होंने मानसिक शक्ति पे जोर दिया और उन्होंने काम को उन्होंने लिबिडो के नाम से किया। लिबिडो काम से उत्पन्न होती है और इनसे 3 चीजें उत्पन्न होती हैं जिन्हों उन्होंने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो का नाम दिया। ये तीनों आपस में जो है अंतर संबंधित होती हैं। ईड का मतलब होता है ये जन्मजात होती है, ये सुख के सिद्धांत पे आश्रित होती है। वास्तव में जो ईड है ये अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्तियां होती हैं और नैसर्गिक इच्छाएं होती हैं जो तृप्त होना चाहती हैं। दूसरा उन्होंने ईगो के बारे में बताया। ईगो जो है ये चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा तर्क है। ये आत्मसात वास्तविकता तथा बाह्य पर्यावरण से संबंधित है। वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता रखता है अर्थात वास्तविकता के सिद्धांत से चालित होता है। ये किसके सिद्धांत से होता है? ये जो है सुख के सिद्धांत से चालित होता है, ये वास्तविकता के सिद्धांत से चालित होता है। इसमें आवश्यकता की संतुष्टि की योजना का निर्माण होता है और इसका कार्यान्वयन इसी के हिसाब से होता है। सुपर ईगो मतलब परम अहम, ये मानसिक संरचना का तृतीय भाग होता है। यह पूर्ण रूप से नैतिक एवं आदर्शात्मक होता है जो समाज द्वारा अधिकृत एवं स्वीकृत नैतिक सूत्रों के अनुसार कार्य करता है। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो ईड है वो जैविक है, सुख के सिद्धांत की खोज करता है। ईगो मनोवैज्ञानिक है जो वास्तविकता से प्रेरित होता है और सुपर ईगो सामाजिक है जो पूर्णता की खोज में रहता है।
इसके बाद एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिए, साइको सोशल थ्योरी ले आए। एरिक एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे जो मानव के संपूर्ण जीवन काल को सामान्य विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों पर महत्व दिया। फ्रायड ने बताया कि भाई उनके जो है सब कार्य जो है लिबिडो पे आधारित होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए जो है सोशल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और उन्होंने संपूर्ण जीवन को अवस्थाओं में बांट दिया, जो विविध आयाम से पूरे जीवन आधारित होती है। इन्होंने पूरे जीवन को 8 चरण में बांट दिया और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानव हुआ, जिसको पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता था। इनके अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जो समस्या है हमारी, वो क्या है? वो संकट ना होकर के हमारे सामर्थ्य और संवेदनशीलता को बढ़ाने वाला है। समस्या को व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, उसका उतना ही अधिक विकास होता है। नेक्स्ट थ्योरी आई प्याजे की, जीन प्याजे। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी। मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है ये थ्योरी। इनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में था। इन्होंने ज्ञान के बारे में जोर दिया और बतलाया कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है और कैसे एक एक करके उसको जोड़ता है और उसका फिर कैसे उसका उपयोग करता है। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के स्टिमुलेंट्स या उद्दीपकों से प्रभावित होकर के सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि पहले वह उस उद्दीपक को पहचानने की कोशिश करता है, फिर ग्रहण करता है, तब जाकर के उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना जो है वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है। क्योंकि इनके अनुसार बालक के भीतर के संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा गया। इनकी थ्योरी को इसके अलावा स्टेज थ्योरी भी कहा गया, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अवस्थाओं के साथ साथ अपने सिद्धांत व अपने ज्ञान को बताने की कोशिश की। अब नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने भाषा को और संस्कृति को, इन दोनों ही चीजों को काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने वाला बताया। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह मानते हैं कि हमारे स्वयं का जो विकास है, जो हमारा भी विकास है, वो दूसरों के द्वारा होता है। जो हम सीख रहे हैं वो अपने से नहीं सीखते, वो हम दूसरों का देख करके सीखते हैं। इनके अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, इन सब व भाषा का प्रभाव पड़ता है। हम किस परिवेश में हैं, हमारी भाषा कैसी है, हमारे लोग कैसे हैं, इन सारी चीजों का मिला करके हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के भाषा का विकास जो है अंतः क्रिया द्वारा ही होता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जैसे बच्चा पैदा है तो उसके अंदर कोई संवेग नहीं, कोई आवेग नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो भाषा को और जिन सारे परिवेश को समझता जाता है, उसके चिंतन का स्वभाव बदलता जाता है। तो बालक जो है 2 प्रकार से भाषा सीखता है। एक आंतरिक, जिसको हम अशाब्दिक बोलते हैं, और दूसरा जो है शाब्दिक या बाहरी विचार जो होता है, जिसको हम ध्वनियों में जो आपके ध्वनियों के द्वारा निकलती है। मस्तिष्क या आंतरिक विचार जो अशाब्दिक होते हैं, जिनको वो सुनता है, और बाहरी विचार जो शाब्दिक होते हैं, जो बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है। इनका ये मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कभी भी एकाकी नहीं हो सकता। उनका ये था कि हम कोई भी चीज, किसी भी बारे में अगर थ्योरी निकालते हैं, कोई भी चीज बताते हैं, तो हम वो विकास एकाकी नहीं हो सकता। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में समुदाय, जो हमारा जिस भी परिवेश में हम रह रहे हैं, वो एक केंद्रीय भूमिका के रूप में कार्य करता है। हम अपने लोगों से, अपनी परिस्थितियों से, हर चीज से सीखते हैं और तब जाकर के हम अपने व्यक्तित्व का
विकास करते हैं। अगला है ब्रोनफेन ब्रेनर की जो है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। इन्होंने जैव परिस्थितिकी पे बताया, इस सिद्धांत से बताया कि व्यक्ति का विकास जो है पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा होता है। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत जो है इसका विकास किया था। इन्होंने पर्यावरण को 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित कर दिया। ये सिद्धांत ये बताता है कि मानव विकास विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रणालियों से प्रभावित होता है। यह सिद्धांत हमें यह भी समझने में मदद करता है कि जब हम स्कूल में हैं या काम कर रहे हैं या हमारे परिवार की उपस्थिति, हमारे व्यवहार की तुलना में हम जो व्यवहार अपना कर रहे हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे करेंगे, उसको वातावरण के साथ या हर अपने परिवार के साथ, अपने स्कूल में अन्य लोगों के साथ हम कैसे समायोजन कर रहे हैं। अगला है कोलबर्ग का नैतिक विकास। इन्होंने नैतिक विकास के 6 चरण बताए, जैसे इरिक इरिक्सन ने बताए थे। और लेकिन ये इरिक इरिक्सन और पियाजे की सम्मिलित सिद्धांतों को निष्कर्ष पे इन्होंने अलग तरीके से बताया कि इसमें जो ये चरण जो होंगे, इन्होंने 6 चरण बना दिए और इन चरणों को बताया कि सार्वभौमिक चरण है। और इन्होंने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास को समझने की कोशिश की। जो कोई भी किसी भी नैतिकता का विकास कैसे होता है, उसपे परिस्थितियां भी होती हैं, उसके लिए ज्ञान भी आवश्यक होता है, उसके लिए समाज भी जिम्मेदार होता है। तो ये जो है इन सारी थ्योरीज पर हम अगले लेक्चर में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी हम इसको शॉर्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो मेजर चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में हम देखते हैं कि एक बच्चे के ऊपर सोशियो कल्चरल भी डेवलपमेंट जरूरी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, साइको सेक्सुअल भी होता है, साइको सोशल, सोशल लर्निंग, बिहेवियरल चाइल्ड अटैचमेंट थ्योरी। इन सारी थ्योरीज जो काम करती है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। जब एक बच्चा होता है तो उसका जो विकास होता है उसका क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले वो स्वयं और अपने साथियों से प्रभावित होता है। इसके बाद वो अपने परिवार से प्रभावित होता है और लास्टली वो स्कूल से, और उसके बाद फाइनली वो जाकर के वो अपने कौन से वातावरण में रह रहा है उसका उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो केवल हम ये नहीं कह सकते शारीरिक रूप से ही प्रभावित होता है। उसके विकास जो है 3 फैक्टर से प्रभावित होता है। एक बायोमेडिकल, जिसको हम बोल सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से, और तीसरा सोशली या सामाजिक रूप से। ये तीनों ही फैक्टर एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। आज का अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगले लेक्चर में हम इन सारी थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।